नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से आपदा प्रबंधन पढ़ रहे थे और आपदा प्रबंधन की अब तक 3 कक्षाएं हमारे हो चुकी हैं। आज चौथी और अंतिम क्लास रहने वाली हैं और अगर समय रहा तो एक क्लास आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, प्रश्न आधारित। किस प्रकार के प्रश्न पूर्व की भर्तियों के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित अगर समय रहा तो एक क्लास और लेके आएंगे। बाकी आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है वो आज की क्लास में हमारे पूरा होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन को लेकर। इससे पूर्व में हम लोगों ने बात की थी प्रमुख आपदाएं, आपदा क्या होती हैं उसके संबंध में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे आपदा का प्रबंधन है जो कैसे किया जाता है, कि आपदा घटित हो जाती है या कुछ आपदा हैं जो आ जाती हैं, उसके बाद में अगर हम लोग आपदाओं का प्रबंधन कैसे करें इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। और इससे संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के अंदर क्या प्रयास किए गए हैं या राज्य स्तर पर कौन सी संस्था है, कौन सा विभाग है जो इसके लिए काम करता है, उसके बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें या वैधानिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो वैधानिक रूप से हमारे देश के अंदर सबसे पहले आपदा प्रबंधन के लिए पहला जो प्रयास किया गया है, सबसे बड़ा जो प्रयास किया गया है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाकर किया गया था। ये जो अधिनियम है ये हमारे संसद के द्वारा लाया गया है आपदा के निवारण के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए है जो विभिन्न नीतियों के लिए ये जो अधिनियम है 2005 ये लाए गए हैं। इस अधिनियम की अगर बात करें तो यह अधिनियम सर्वप्रथम जो लागू होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कब इस अधिनियम को है जो हमारे देश के अंदर लागू किया जाता है, तो 23 दिसंबर 2005 को, 23 दिसंबर 2005 को है जो ये अधिनियम लागू किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखना है कि 23 दिसंबर 2005 को हमारे देश के अंदर आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है जो इसको लागू किया जाता है। अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के अंदर कुल 11 अध्याय हैं। इस अधिनियम के अंदर कुल 11 अध्याय हैं और इसके साथ में 79 जो है वो धाराएं हैं, विभिन्न प्रकार की 79 जो धाराएं इसके अंदर हैं और 11 इसमें क्या है, अधिनियम है। इस अधिनियम की बात करें लागू कब हुआ, डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इससे संबंधित, कब लागू किया गया है, कितने अध्याय हैं या कितनी धाराएं इसके अंदर हैं। और इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं की गई है। क्या क्या व्यवस्था की गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है आपदा प्रबंधन के लिए। सबसे पहले सेंट्रल में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रबंधन की व्यवस्था, उसके बाद में राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित की गई, उसके बाद में जिला स्तर पर भी एक जिला आपदा प्रबंधन है जो उसका गठन किया गया है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर पर है जो क्या प्रयास किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर है जो क्या प्रयास किया गया है। और इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका गठन किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनडीएमए बोलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका गठन किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो इसका गठन कब किया गया है, 27 सितंबर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गठन की। इसका गठन किया गया है 27 सितंबर 2006 को, 27 सितंबर 2006 को गठन किया गया है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा वन लाइनर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है वो आपके 27 सितंबर 2006 को
किया गया है। और किसके तहत किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत देखो कुल कितनी धाराएं थी? 79 79 जो धाराएं हैं, इसमें धारा 3 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किया जाएगा। और इसी धारा 3 के तहत है जो 27 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय स्तर पर है जो इसका गठन किया जाता है। एक बात ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो अध्यक्ष होता है, इसमें जो अध्यक्ष होता है हम लोग उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है और कार्यालय होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होगा वही कार्यालय इसका होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यालय होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे ऐसे भी कर लिया जाए कि राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सीधा प्रश्न पूछे तो नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और इसका अगर कार्यालय की हम लोग बात करें, इसके कार्यालय की अगर बात करें कि सॉरी कार्यकाल, कार्यालय नहीं कार्यकाल, कार्यकाल कितना रहता है? तो 5 वर्ष का रहता है जो हमारे पीएम का रहता है। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगर डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न पूछ ले और कौन होता है इसका अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये ध्यान में रखना है। और बात अगर सदस्य की आ जाए कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। डायरेक्ट ये जो बातें हैं ध्यान में रखनी है, इससे संबंधित प्रश्न है जो आपसे किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2006 के अंदर हुआ है, अधिनियम की धारा 3 के तहत हुआ है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके कुल 9 सदस्य होते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है वो आपके 5 वर्ष का होता है। और इसका कार्य भले नोट कर लें, कार्य प्राकृतिक कार्य है इसका, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना, एवं उनसे लड़ने की क्षमता विकसित करना। लड़ने की क्षमता का मतलब है कि उसका हम उपाय कैसे करें, वो काम है जो मुख्य रूप से रहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। तो ध्यान रखना है, लिख लिया है, लिख लेना भले आप भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्य अगर पूछे कि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किए जाने वाले जो कार्य हैं इनका समन्वय स्थापित करना, साथ ही साथ उनसे लड़ने के लिए है जो क्षमता विकसित करने का प्रमुख जो काम रहता है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का रहता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 के अंदर आता है और इस अधिनियम के तहत ही 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसका गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और सदस्य इसके 9 होते हैं। इसका काम है जो बखूबी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम अगर 2 नंबर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक संस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या संस्था जो भी हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो संस्थान है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अधिनियम की जो धारा, अधिनियम जो है, अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। जो 2005 का अधिनियम आया था, इस अधिनियम की धारा 42 के तहत गठन, 42 के तहत है जो इसका गठन किया गया। एक बात तो ये ध्यान रखनी है
देखो डीपली जाकर अगर आपको आपदा प्रबंधन का प्रश्न पूछेंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आता है, इसकी कौन सी धारा के तहत है जो कौन सी संस्था का गठन किया गया है। तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे कि अधिनियम की धारा 42 के तहत इसका गठन है जो किया जाता है। एक बात ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसका मुख्यालय, अगर पूछ ले इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। अगर आपको इसका मुख्यालय भी पूछ ले तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर ही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पूछे तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर है, और राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन संस्था है इसका मुख्यालय भी दिल्ली के अंदर है। अब देखो अध्यक्ष का ध्यान रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय जो गृह मंत्री होगा वो इस संस्था का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो कौन होंगे? अमित शाह। अमित शाह क्या है? वर्तमान में इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो संस्था है के वर्तमान में अध्यक्ष है। ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए देखो डायरेक्ट नाम भी व्यक्ति विशेष का पूछ सकते हैं या कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे तीसरा जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय स्तर पर और जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं वो है आपके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रतिक्रिया बल कैसे कि राष्ट्रीय आपदा जब आ जाती है, मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या मानवीय आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए कुछ विशेष प्रतिक्रिया बल मतलब एक प्रकार की फोर्स है उसका गठन किया गया है। जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इनसे ही विभिन्न एक बटालियन है, टुकड़ी है, उनका गठन किया गया है जो आपदा के समय है जो लोगों के बचाव या अन्य जो भी काम होता है उससे संबंधित काम ये बल है जो करता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसका जो गठन है वो अधिनियम की धारा 44 के तहत किया जाता है। अधिनियम की धारा 44, अधिनियम की धारा 44 के तहत 2006 में क्या है? सबसे पहले इस प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाता है। अब इस प्रतिक्रिया बल के अंदर कौन होता है? तो इस प्रतिक्रिया बल के अंदर एक तो आपके बीएसएफ की टुकड़ियां हो सकती हैं, बीएसएफ हो सकता है ना, बीएसएफ के साथ में सीआरपीएफ है, एसएसबी है, इसके अलावा सीआईएसएफ है और आपके आईटीबीएफ है। इनकी जो टुकड़ियां हैं वो इसके अंदर बटालियन के रूप में होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें धारा 44 के तहत इसका गठन किया गया है। ये जो बीएसएफ वगैरह सीआरपीएफ होते हैं इनकी ही टुकड़ियां जो है बटालियन के रूप में इसमें गठित की गई हैं इस राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अंदर। सबसे पहले जब इनका गठन किया गया था तो प्रारंभ के अंदर गठन के समय कितनी बटालियन थी? 8 बटालियन थी, 8 बटालियन थी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन वर्तमान के अंदर 16 बटालियन इसमें गठित की गई है। 16 बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के तहत है जो गठन किया गया है। और एक बटालियन के अंदर आपके 1149 कर्मी हैं। 1149 जो सैनिक हैं वो आपके एक बटालियन के अंदर हैं इस प्रतिक्रिया बल में। तो एक में 1149 है, तो अब वर्तमान के अंदर 16 है, तो 16 से आप गुणा करके भी पता कर सकते हैं कि वर्तमान में कितने कर्मी हैं जो स्पेशल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अंतर्गत आते हैं, जो आपदा के निवारण के लिए ही काम करते हैं उनको। इसलिए ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि बीएसएफ के जो टुकड़ी हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है, सीआरपीएफ को भी किया गया है, एसएसबी के सैनिक हैं उनको भी शामिल किया गया है, सीआईएसएफ के हैं उनको भी शामिल किया गया है, साथ में आईटीबीएफ जो है इनके भी जो सैनिक हैं इसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इन सब के सैनिकों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। टोटल जो वर्तमान के अंदर टुकड़ियां हैं, जो बटालियन है वो 16 है, प्रारंभ में 8 थी, अधिनियम की धारा 44 के तहत है जो इसका गठन किया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई राष्ट्रीय स्तर की कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन सी संस्था है जो काम करती हैं। अब बात हम लोग करेंगे राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर है जो कौन कौन सी संस्थाएं हैं या किस प्रकार से आपदा प्रबंधन का काम करने के लिए विभाग है जो गठित किए गए हैं, ये हम लोग ध्यान देंगे। अब राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर है। अलग बात यह है कि राज्य स्तर पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया बल नहीं है, ये प्रतिक्रिया बल सेम है
जो आपके राष्ट्रीय स्तर का है वही आपके कोई विशेष प्रकार की आपदा आती है तो बचाव के लिए काम करते हैं, ये ध्यान में रखना है। राज्य स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये ध्यान में रखना आपको। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, SDMA। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम जो राज्य स्तर पर भी जो बात कर रहे हैं, राज्य आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है, राज्य में भी किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब जो अधिनियम के अंदर व्यवस्था की गई है वो तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। लेकिन वो सभी राज्यों के लिए, क्योंकि ये जो अधिनियम है ये संसद द्वारा पारित है तो सभी राज्यों के लिए बात की गई है, लेकिन हमारे लिए राजस्थान जरूरी है क्योंकि हम राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, वहां राज्य नहीं लिखकर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, या राजस्थान आपदा प्रबंधन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या इसका अध्यक्ष कौन होता है, या कितने सदस्य होते हैं, ऐसा कुछ भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। इसलिए आपको मेजर रूप से अलग से इसका राज्य का मतलब राजस्थान ध्यान में रखना है। हम केवल राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। तो जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम की धारा, अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 आया था, इस अधिनियम की धारा 14, अधिनियम की धारा 14 के तहत राजस्थान में जो इसका गठन है, राजस्थान में जो इसका गठन है राज्य आपदा प्रबंधन का, वो 2007 में किया गया, 2007 में किया गया। ये बात ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे मोस्ट बात ये ध्यान में रखनी है कि राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, राजस्थान में राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, इसको अधिनियम की धारा 14 के तहत, अधिनियम की धारा 14 के तहत आपके गठन किया जाता है 2007 के अंदर, 2007 के अंदर गठन किया जाता है। एक बात ये ध्यान में रखनी है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है, सीएम जो होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो आपके क्या होता है, अध्यक्ष होता है इसका। एक बात ये ध्यान रखना है। और राजस्थान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं 8। देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 9 सदस्य थे, लेकिन इसके सदस्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति करता है अध्यक्ष। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ये बात ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। मतलब जो मुख्यमंत्री हैं वही आपके राजस्थान के अंदर जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। मुख्यालय हालांकि पूछते नहीं है, पूछे तो जयपुर कर देना, राष्ट्रीय का दिल्ली में और राज्य का जयपुर के अंदर है, ये बात ध्यान में रखना है। और कार्य इसका है राजस्थान के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित जो काम है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है, ये बात ध्यान रखना है। और उसके बाद जिला स्तर पर आपके क्या गठित हुआ है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बस ये बात ध्यान रखनी है। सबसे जो तीसरा स्तर, सबसे जो नीचे का स्तर है वो आपके हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। जो जिले स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन और निवारण के लिए है जो काम करने वाला संगठन है, जो विभाग है, वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। प्रत्येक जिले के अंदर इस प्रकार का गठन किया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। एक बात ये ध्यान रखेंगे, इसका जो अध्यक्ष होगा वो आपके जिलाधीश होगा, या जिला कलेक्टर जो होता है वो आपके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। और बात बाड़मेर की करें तो बाड़मेर में इसका अध्यक्ष कौन है, टीना डाबी है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। ये प्रमुख संगठन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन काम करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है, जिसकी स्थापना 2006 के अंदर होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो आपके होता है वो होता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 14 के तहत उसका स्थापना की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भजनलाल शर्मा है, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री होता है। और जिला आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 आया था, उसके अनुसार त्रिस्तरीय जो व्यवस्था की गई थी
जिले पर, फिर राज्य पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, इन व्यवस्थाओं के आधार पर जो संगठन, जो विभाग स्थापित किए हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। डायरेक्ट प्रश्न वन लाइनर आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न जोड़ के भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो संगठन है उसका अध्यक्ष कौन होता है, कौन सी धारा के तहत उसका गठन किया गया है, कब उसकी स्थापना की गई है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण या प्रबंधन जो प्राधिकरण का गठन किया गया है, अगर भारत के अंदर या किसी राज्य के अंदर कोई अगर आपदा आती है किसी जिले के अंदर, तो उस आपदा के निवारण के लिए क्या चरण होते हैं, किस प्रकार से ये जो प्रबंधन है इसका निवारण करता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कभी प्रश्न आपसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है इसके द्वारा आपदा निवारण की अवस्थाएं, आपदा निवारण की अवस्था मतलब किस प्रकार से जो आपदा का निवारण किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपदा से पूर्व, मतलब आपदा आने से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए, आपदा से पूर्व है जो आपदा प्रबंधन क्या काम करता है उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। अब देखो, जैसे आप तो बोलेंगे सर आपने बताया था कि भी आपदा ऐसी घटना है जिसके बारे में हमारे को पूर्व से मालूम ही नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं घटित हो जाती हैं, अचानक घटित हो जाती हैं, तो अचानक घटित हो जाती है तो उसके बारे में तो हमारे को मालूम नहीं होती है। लेकिन जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ की स्थिति पहले से धीरे धीरे मालूम पड़ जाती है कि अधिक वर्षा हो रही है तो इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आने की पूरी संभावना है। सूखा है उसकी भी स्थिति धीरे धीरे मालूम पड़ जाती है कि वर्षा नहीं हो रही तो सूखा होने की पूरी गुंजाइश है। जैसे कोविड जैसी बीमारी आई थी तो ये भी वायरस बीमारी थी, ये भी पूर्व सूचनाएं जारी की जाती है कि आपदा से पूर्व हम क्या कर सकते हैं। तो आपदा से पूर्व जिस क्षेत्र के अंदर आपदा आ रही है या आपदा घटित हो रही है, तो घटित हो रही है तो उस आपदा का प्रबंधन करेंगे, उस आपदा का प्रबंधन करने से पहले हम क्या काम करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले एक नंबर पर तो क्या करेंगे, जिस क्षेत्र के अंदर आपदा आ रही है उस संबंधित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करेंगे, संबंधित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना। तो मानचित्र कैसे, जैसे किसी एरिया के अंदर आपदा घटित होने वाली है या ऐसी स्थिति आपदा की है तो उस क्षेत्र का क्या करेंगे, मानचित्र जो है वो तैयार करेंगे। मानचित्र तैयार करना, मानचित्र तैयार किया जाएगा कि कौन सा एरिया है, आसपास के कौन से एरिया हैं, उस क्षेत्र का अच्छे से मैप तैयार करेंगे तो प्रतिक्रिया बल है वो भी अगर काम करेगा, यानी जो संगठन काम करेंगे तो वो आसानी से उस क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण रहने वाली है वो आंकड़े तैयार करना। अब आंकड़े बहुत सारे होते हैं, आंकड़े कैसे तैयार करना, हो सकता है आंकड़े ये भी तैयार किए जाएं कि कितने लोग हैं वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं या क्या स्थिति जनसंख्या की है, एरिया वगैरह जो होता है क्षेत्रफल वगैरह की, वो सारे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तैयार करने का काम किया जाएगा। तीसरा काम पूर्व में क्या होगा, लोगों को सूचना देना, लोगों को सूचना देना, भाई लोगों को सूचित किया जाएगा, लोगों को क्या सूचना दी जाएगी, लोगों को सूचना दी जाएगी भाई आप सचेत रहें, सावधान रहें, ये आपदा इतनी खतरनाक है तो आप घरों के अंदर भी रहें, या इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आपदा प्रबंधन के द्वारा दी जाती हैं, जनहित में जारी की जाती हैं। जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई थी उसमें बहुत सारी सूचनाएं दी थी आपको कि भाई आपको ये काम करना है, इससे दूर रहना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो ये सारी सूचना कौन देगा, आपदा प्रबंधन के द्वारा है जो दी जाएगी, ध्यान रखना है। इसके अलावा बचाव के उपाय, ये सूचना में साथ में भी आ सकता है, बचाव के उपाय। अब बचाव के उपाय भी बताए जा सकते हैं, जैसे अब आपदा की घटना घटित होगी तो ये बताया जा सकता है भाई आप, जैसे कोरोना का ही हम उदाहरण लेते हैं, आपने प्रत्यक्ष रूप से तो कोरोना को देखा है, तो भी आप मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, किसी से हाथ हैंडशेक नहीं करें, हाथ टच नहीं करें। तो ये जो दूरी रखने का जो उपाय बताया गया था वो आपदा के तहत बताए गए थे कि आप आपदा से पूर्व की घटना है, भी आप ग्रसित पूर्व कैसे हो गए, जैसे पता चल गया कि कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है तो अब उससे बचना है, तो ये पूर्व की बात होगी। आप बचना कैसे, कि अपन उसका हाथ नहीं लगाएं, उससे अपना मास्क द्वारा बातचीत करें,
2 गज की दूरी रखें, तो ये क्या हो गई, ये उससे बचाव की बात होगी, ये आपदा से पूर्व है। और आपदा आप ग्रसित हो गए तो आपदा से ग्रसित हो गए तो वर्तमान समय चल रहा है, लेकिन पूर्व आप उससे बचने के जो उपाय, चाहे कोई भी आपदा हो, उससे बचने के लिए भी लोगों को सचेत करने का काम किया जाएगा। अब आपने ध्यान नहीं रखा तो आप ग्रसित हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे तो वो आपदा का समय आ जाएगा। तो दूसरी इसकी जो अवस्था है वो आपदा के समय, आपदा का समय, आपदा का समय, आपदा के समय अपने को क्या करना है, वो चीजें इसके अंतर्गत आती हैं कि आपदा आ गई है तो अब आपदा के समय हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपदा के समय क्या किया जाएगा। अब आपदा जो प्रभावित लोग हैं, एक तो काम ये करेगी प्रबंधन कि आपदा प्रभावित, आपदा प्रभावित लोगों को मेडिकल सुविधा, मेडिकल सुविधा, जैसे अब कोरोना जैसी बीमारी आई है, पहले आपको सचेत किया भाई इतनी 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ, या आप बार बार सैनिटाइज करें, ये सारी बातें बताने के बाद में भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा, आपदा के समय वो ग्रसित हो गए। तो अब आपदा प्रबंधन का यह फर्ज बनता है कि उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको इलाज करवाना है। ये जो सारी बातें हैं ये आपके आपदा प्रभावित के समय, मतलब आपदा, आपदा के समय जब आपदा चल रही है, आपदा से ग्रसित लोग हो गए हैं, उस समय आपदा प्रबंधन का ये काम रहता है। दूसरी बात यह है कि आपदा के समय और क्या किया जाएगा, लोगों को बाहर निकालना है, लोगों को बाहर निकालना है। अब लोगों को बाहर निकालना कैसे, लोगों को बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ, कोई घर से तो बाहर निकालना नहीं है, लोग जैसे बाढ़ के अंदर फंस गए हैं या ऐसी चीज में फंस गए हैं तो उनको बाहर निकालने का काम रेस्क्यू टीम का रहेगा, जो आपदा प्रबंधन है उनका रहेगा कि लोगों को बाहर कैसे निकालें। बाहर निकालने का जो काम है वो रहेगा कि लोग जो ग्रसित हो गए हैं उनको बाहर निकालना, उपचार करने का काम है वो भी आपके रहेगा। इसके अलावा और क्या काम रहेगा आपदा के समय, तो आपदा के समय भोजन की व्यवस्था करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है। भी आपदा पीड़ित जो लोग हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ जैसी कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ खाना बनाना, खाना खाना बहुत दुभर कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाता है कि आपदा प्रबंधन के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन की व्यवस्था। जैसे कोरोना के अंदर तो आपने देखा ही होगा कि भोजन के लिए भी बहुत सारे किट आए थे, है ना, आंगनबाड़ी सॉरी विभिन्न जो डीलर हैं उनके मार्फत दालें देना है या अन्य आपको सामग्री पहुंचाना है, ये बहुत सारा काम। और विभिन्न जो एनजीओ थे उनके द्वारा भी किया गया था, भाई कई सारे लोग हैं, गरीब है, बेचारे कमा नहीं सकते, उनके पास पहले से भी इतनी संग्रहित की हुई चीजें नहीं है, तो विभिन्न किट बनाकर उनके लिए भी निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था है विभिन्न एनजीओ के द्वारा भी की गई थी। ये सारा काम कब होता है कि आपदा के समय, कि आपदा आ गई है तो इस समय लोगों की किस प्रकार से मदद करेंगे। प्रभावित कोई लोग हैं तो उनको मेडिकल सुविधा देनी है, या ऐसे लोग हैं तो उनको भोजन की व्यवस्था करनी है, लोग कहीं फंसे हुए तो उनको बाहर निकालने की व्यवस्था। ये सारा काम कब होता है, ये आपदा का समय होता है। अब देखो ये चीज हम क्यों पढ़, ये प्रश्न आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के द्वारा, जैसे सॉरी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा आपदा के समय है जो किस प्रकार का काम किया जाएगा, या आपदा के पूर्व क्या काम किया जाएगा, या आपदा के बाद का काम है जो क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है आपदा के बाद। अब आपदा आ गई है, आपदा के पूर्व आपदा का प्रबंधन कर लिया है, आपदा के समय भी आपदा का प्रबंधन कर लिया है, आपदा निकल गई है, हो चुका है नुकसान वगैरह। आपदा के बाद क्या प्रबंधन का काम रहता है वो आप लोग देखेंगे। आपदा के बाद, आपदा के पूर्व तो हम उस क्षेत्र का क्या करेंगे, मैप तैयार करेंगे, है ना, उस क्षेत्र का मैप तैयार करेंगे, वहां के आंकड़े लेंगे, वहां की स्थिति का पता करेंगे। उसके बाद में आपदा के समय जब आपदा आ जाती है तो उस समय हम वहां से जो लोग हैं उनको बचाने का प्रयास करेंगे, कहीं फंसे हुए तो बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनके रेस्क्यू के लिए, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था करेंगे। ये सारी बातें आपदा के समय हो जाती है। लेकिन आपदा के बाद क्या होगा, तो आपदा के बाद लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो उन आपदा जो प्रभावित लोग हैं, आपदा जो प्रभावित लोग हैं इनको हम आर्थिक सहायता देंगे। आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता। अब आपदा से कोई प्रभावित लोग हैं, अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं, इनकी जन धन की हानि अधिक हुई है, तो इन हानि से बचाव के लिए जो आपदा प्रभावित लोग हैं इनको आर्थिक सहायता विभिन्न योजनाओं के द्वारा भी, सरकारों के द्वारा दी जाती है। जैसे कोरोना के समय भी जो हुआ था उनके, फिर कोविड के लिए संबल योजनाएं बहुत सारी चली थी, उनको बहुत सारी सहायता है जो प्रदान की गई थी। या कोरोना के समय जिन लोगों की मौत हो गई है उन परिवारों वालों को क्या किया गया था, विभिन्न राशियां भी दी गई थी कोरोना से जिन मौत हो रही है उनके लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखना है कि आपदा प्रभावित के अंदर उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं। तो ये आपदा के बाद का काम है, जो लोग प्रभावित हो गए हैं उनको अब संबल कैसे प्रदान करें
तो उनके लिए है जो ये काम किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है उनकी आवास की व्यवस्था करना। जो आपदा प्रभावित लोग हैं, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, इन आपदा प्रभावित लोगों को क्या करना है, आवास की व्यवस्था करना। देखो घर से बिछुड़ जाते हैं, बाढ़ या ऐसी कुछ भी घटनाएं होती है, इन घटनाओं से लोगों को क्या हो जाते हैं, घर छूट जाते हैं। आवास के अंदर बाढ़ आई थी 2006 के अंदर, आपको पता हो तो उस समय भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो लोगों को, तो उन लोगों को फिर आवास मुहैया कराना है, किसी योजना के तहत आवास बनाना है, रहने की व्यवस्था करना है। ये सारी व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, ये सारी व्यवस्था जब आपदा की घटना हो जाती है उसके बाद की घटना आपदा प्रबंधन के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई। आर्थिक सहायता देना और आवास की व्यवस्था, तीन इस तरह ध्यान रखना है। देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है वो आपदा के समय प्रबंधन कैसे करेगा, एक तो आपदा से पहले करेगा, ये आपदा आने से पहले लोगों को सूचित करेगा, सावधान रहें आप। वहां के आंकड़े इकट्ठे करेगा, आंकड़े इकट्ठे करने के अलावा उस क्षेत्र का मैप है जो तैयार करेगा। अब आपदा चल रही है तो उस समय क्या काम करेगा, तो आपदा के समय लोगों को बाहर निकालना है, बचाना है, लोगों को मेडिकल सुविधाएं देनी है, लोगों की भोजन की व्यवस्था करनी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और आपदा के बाद में जो लोग पीड़ित हो गए हैं, जो आपदा से प्रभावित हो गए हैं, उनको आर्थिक सहायता देना है, उनके रहने के लिए व्यवस्था करना है, आवास की जो व्यवस्था है वो आपदा प्रबंधन के द्वारा की जाएगी। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो ये तो बातें हो गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा कौन कौन से हैं जो प्रयास किए जाते हैं। अब इस आपदा के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या महत्वपूर्ण पहल की गई है, उस पहल की शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं उसकी हम लोग बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसके लिए आपदा न्यूनीकरण के लिए विभिन्न सम्मेलन हैं वो समय समय पर आयोजित हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सर्वाधिक, चाहे भूकंप की घटना हो, सर्वाधिक सुनामी की घटना हो, सबसे ज्यादा जो आपदा से प्रभावित देश अगर कोई रहा है या सबसे ज्यादा पीड़ित कोई देश है आपदा से, तो वो जापान देश सबसे ज्यादा रहता है। द्वीपीय देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, सुनामी आना वहां एक सामान्य सी बात है। जिस प्रकार हमारे यहाँ आंधी चलती है वैसे वहां सुनामी आती है, ठीक है। तो उस देश ने ही ये पहल की है विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के आपदा न्यूनीकरण के लिए समय समय पर सम्मेलन है जो जापान में ही आयोजित हुए हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे पहला आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन, प्रथम जो है प्रथम आपदा न्यूनीकरण, आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन। एक तो ये ध्यान में रखना है, पहला जो आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन आपके हुआ है याकोहामा में, याकोहामा, याकोहामा के अंदर आयोजित हुआ है। और याकोहामा कहाँ है, जापान के अंदर है। याकोहामा जापान में पहला आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन है, उसका आयोजन 1994 के अंदर किया गया है। 1994 में ये पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है। डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि प्रथम आपदा न्यूनीकरण जो सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ है। तो प्रथम आपदा न्यूनीकरण जो सम्मेलन है वो आपके आयोजित हुआ है 1994 के अंदर, याकोहामा जापान के अंदर आयोजित हुआ है। इसी प्रकार द्वितीय जो आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन है, द्वितीय आपदा न्यूनीकरण जो सम्मेलन है, यह भी जापान के अंदर एक शहर है कोबे शहर, कोबे शहर जापान के अंदर आयोजित हुआ है। कोबे शहर जापान के अंदर 2005 में है जो इसका आयोजन किया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरा जो सम्मेलन है ये आपके कोबे जापान के अंदर आयोजित हुआ है। फिर है तीसरा जो आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन है, यह भी जापान के अंदर एक शहर है सेंडाई, सेंडाई जापान, है ना, सेंडाई जापान के अंदर इसका आयोजन 2015 में किया जाता है। 2015 में लगभग प्रति 10 वर्ष के बाद में है जो ये सम्मेलन जापान शहर के अंदर आयोजित हुए हैं। आपदा न्यूनीकरण का नाम से स्पष्ट है कि आपदा को विश्व स्तर पर कम कैसे किया जाए, या विश्व स्तर पर ये जो आपदाएं घटित होती हैं इनसे बचाव के लिए विभिन्न देशों के द्वारा है जो ये सम्मेलन आयोजित हुए हैं। और सारे के सारे सम्मेलन जापान के अंदर आयोजित हो रहे हैं। पहला 1994 में, उसके बाद में आपके 2005 में, फिर 2015 में। ये जो सेंडाई के अंदर हुआ था इसमें क्या है कि फिर एक सेंडाई फ्रेमवर्क जारी किया जाता है, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है
ये आपके 2015 से 2030 के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया जाता है। विश्व के जो विभिन्न देश है इसमें भारत का प्रतिनिधि भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेते हैं। और इसके बाद में भारत में भी आपदा की नवीन नीति जारी की जाती है। आपदा न्यूनीकरण की 2016 के अंदर नीति आती है। वो नीति जो आती है वो सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर आती है। कि सेंडाई जो फ्रेमवर्क आया है इसमें विश्व स्तर पर ये पहल की गई है कि भाई विश्व स्तर पर आपदा को कम कैसे किया जाए, इसके लिए विभिन्न देश प्रयास करेंगे। इसमें चाहे मानवीय घटना है उनको कम किया जाए, दुर्घटनाएं कम से कम हो, प्राकृतिक आपदाएं जो घटित होती हैं जैसे परमाणु विस्फोट वगैरह हैं इसको कम कैसे करें, या इसके अलावा जो भूकंपीय घटनाएं होती हैं उसमें भी मानव का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये जो चीजें हैं इनको कम करने के लिए एक सेंडाई जो फ्रेमवर्क है ये जारी किया गया था। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत में नवीन जो आपदा प्रबंधन की नीति है वो भी 2016 के अंदर जारी की जाती है। फिर इस सेंडाई वर्क के आधार पर है जो जारी की जाती है। और तीसरा जो ये हुआ है, इन सब का जो उद्देश्य लगभग सभी का सेम है, आपदा के खतरों को कम करना। आपदा के जो खतरे हैं, आपदा के खतरों को कम करना, आपदा के जो नुकसान है को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपदा न्यूनीकरण जो सम्मेलन है ये आपके आयोजित हुए हैं, ध्यान में रखना है। आपदा के खतरों को कम करने के लिए इनका उद्देश्य पूछ ले तो वन लाइनर आपको ध्यान में रखना है। विश्व स्तर पर ये पहल है जो आपके की गई है, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो पहले भी करंट के अंदर बात कर चुके हैं। सचेत ऐप एक आपदा प्रबंधन ने जारी किया है। सचेत ऐप का मतलब है कि आपको सावचेत करने के लिए एक ऐप बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आपदा की कोई घटना घटित होगी तो उससे पूर्व है जो आपको सूचना दी जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सचेत ऐप है जो आपके जारी किए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपदा प्रबंधन से संबंधित ये सारी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आपदा प्रबंधन कैसे होता है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, वो सारी बातें हमने आज की इस क्लास के अंदर की हैं। आपदा प्रबंधन जो टॉपिक आपके चतुर्थ श्रेणी में स्पेशल दिया है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी हमने 4 क्लासों के अंदर समेटने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 4 क्लास से बाहर आपके लगभग एक भी प्रश्न जाने का चांस नहीं रहेगा। ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहे नेशनल से जोड़कर या अन्य से जोड़कर पूछ ली जाती है तो 100% कोई भी बात नहीं होती है, उसका तो दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि इन क्लासों के अंदर वो सारा मैटर आपको एज ए क्लासरूम के अंदर जिस प्रकार से उपलब्ध करवाया जाता है वैसे बिना पीपीटी के ये क्लास लेने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप आराम से, ज्यादा नोट्स के भी पेज नहीं बनेंगे, बना सकते हैं साथ साथ में, और नोट्स बना के अच्छे से अगर आप इनको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो भले ही आपके 1 प्रश्न आए, भले ही 2 प्रश्न आए, लेकिन आपका प्रश्न है जो गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए आप आसानी से इन क्लासों को फिर से देखें आराम से बैठ के, और क्लास देख के अपने हाथ से नोट्स बनाएं, आराम से शॉर्ट नोट्स बनाएं। 1 या 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बनेंगे और इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप पुनः जब रिवाइज करेंगे तो आपदा प्रबंधन का आपका प्रश्न किसी टेस्ट में भी आ रहा है तो मेरे हिसाब से गलत तो नहीं होगा। ऐसा प्रयास मैंने किया है। धन्यवाद। आपदा प्रबंधन से संबंधित हमारी कक्षाएं समाप्त होती हैं। आगे समय रहा तो मैं एक क्लास आपके लिए आपदा प्रबंधन के प्रश्नों की लेके आऊंगा, वो आपके लिए एक अलग से लाने का मेरा प्रयास रहेगा। बाकी आपदा प्रबंधन में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने की संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।